नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक इतिहास का एक पॉइंट से लेकर आया हूँ। मैं जैसा कि हम लोग चल रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करें। मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। तो इससे पहले मेजनी के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर 2 नंबर का गैरीबाल्डी का योगदान पूछा जाएगा, या कार्य पूछा जाएगा। पूछा भी गया है, पूछा क्या जाएगा, गैरीबाल्डी कार्य पूछा गया है, और काउंट काबू। ये हम लोग 2-2 नंबर का जोड़ करने के बाद जब क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जर्मनी इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, मेजनी और काउंट काबू का योगदान का वर्णन करें। ठीक है, तो हम लोग जब तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का या छोटा छोटा क्वेश्चन करने के बाद एक ही वीडियो में फिर मैं क्या करूंगा, उसमें अलग से उसका एक वीडियो बना दूंगा जो कि आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में। भी ये समझते हैं इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो आप लिखिएगा एग्जाम आंसर कि इटली का एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी का जन्म, थोड़ा सा जन्म भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जिनेवा नगर में हुआ था। उसके पिताजी एक विख्यात चिकित्सक थे। मेजनी बचपन से ही गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता था। उसमें राष्ट्रवादी भावना का उफान था। ठीक है, जब वो 1815 ईस्वी, जब वहां से कर लिख सकते हैं, जब 1815 ईस्वी में जिनेवा को पिडमॉन्ट के अधीन दे दिया गया था, तो उसमें उसका विरोध करने में यह भी शामिल था। अब सोचिए 1805 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1815 ईस्वी में किसको दिया गया है, जिनेवा को, किसको, पिडमॉन्ट के अधीन। तो अर्थात उस समय कितना वर्ष का हुआ, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का नाम जी, 10 वर्ष का था। उसी समय ये विरोध कर रहा था। अर्थात कह सकते हैं इसके बचपन से ही, तरुणावस्था से ही यह राष्ट्रवादी भावनाओं में क्या था, दिलचस्पी था इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1815 ईस्वी में जब जिनेवा को पिडमॉन्ट के अधीन दे दिया गया था, तब उसका विरोध करने में क्या था, यह भी शामिल था। इस पर बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों का, लेखकों का प्रभाव पड़ा। उसकी कृतियां पढ़ी, उनसे सीखा। ठीक है, और इन्होंने 1820 ईस्वी में एक कार्बोनरी संस्था थी, राष्ट्रवादी कह सकते हो, राष्ट्रवादी संस्था थी कार्बोनरी। उसमें क्या हुआ, शामिल हो गया 1820 ईस्वी में। जबकि कार्बोनरी का स्थापना हुआ था 1810 ईस्वी में, गिबर्टी ने किया था। तो आपको ये सब लिखना नहीं विशेष, गिबर्टी क्या है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अर्थात मेजनी ने 1834 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए। इसमें युवाओं को शामिल किया गया है ना, इसका सहयोग करने के लिए। उसके बाद हम लोग इसी में लिखेंगे 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किया गया। मेजनी का नारा था कि जनता जनार्दन तथा इटली का, इन्होंने, मेजनी ने नारा दिया था जनता जनार्दन और इटली का नारा दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मेजनी का मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला क्षेत्र से इटली को क्या करना, मुक्त करना, या इटली को मुक्त करना ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला क्षेत्र से। बस इतना ही लिखना है। फिर से एक बार सुनिए मैं कह क्या रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। फिर से एग्जाम में क्या लिखना है, लिखना है कि मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जिनेवा नगर में हुआ था। उसके पिताजी एक विख्यात चिकित्सक थे। मेजनी बचपन से ही गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता था। जब 1815 ईस्वी में जिनेवा को पिडमॉन्ट के अधीन दे दिया गया था, तो उसमें उसका विरोध करने में यह भी शामिल था। इस पे बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेखकों का प्रभाव पड़ा। 1820 ईस्वी में इन्होंने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ठीक है, और 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। बस हम छोटा छोटा बात बता रहा हूं। 1851 ईस्वी में इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किया था, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हालांकि इसको सक्रिय, बहुत सक्रिय होता है राजनीतिक में, जिस कारण इसको देश से निष्कासित कर दिया जाता है। तो बेचारा इंग्लैंड चला जाता है, फिर पुनः वापस आता है। तो ये सब ठीक है। इसका नारा था जनता जनार्दन तथा इटली। मेजनी का मुख्य उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को क्या करना, मुक्त करना। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब आगे आता है काउंट कावर के बारे में। तो काउंट कावर का अभी जैसा कि मेजनी के बारे में अभी जस्ट पीछे बताए है ना, अब आता है काउंट कावर के बारे में। तो काउंट कावर के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे काउंट कावर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था।
यह भी राष्ट्रवादी के साथ साथ एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर का मानना था कि इटली का एकीकरण तभी संभव है जब इटली को क्या किया जाए, मजबूती प्रदान किया जाए और इटली से बाहर, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर भगाया जाए या समाप्त किया जाए, उसकी प्रभुत्व को समाप्त किया जाए। तो इटली के प्रभाव को बढ़ाना और ऑस्ट्रिया के प्रभाव को कम करना था। इस क्या कह सकते हो, ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए काउंट काबूर का मानना था कि काउंट काबूर को यही मानना था कि सबसे पहले अपनी देश की स्थिति क्या करना हो, मजबूत करना होगा, सैन्य शक्ति बढ़ाना होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा, है ना, उसकी देश की उन्नति करनी होगी, तभी हम लोग लड़ सकते हैं और ऑस्ट्रिया क्या कर सकते हैं, इस इटली से बाहर फेंक सकते हैं, तभी इटली का एकीकरण संभव होगा। ठीक, यह एक कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी था, मैं जो कि बताया। अर्थात फिर से एक बार सुन लीजिए, मैंने कहा काउंट काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में सैन्य शक्ति तथा आर्थिक उन्नति के लिए वह विदेशी सहायता आवश्यक मानता था कि विदेशी सहायता जब तक मदद नहीं मिलेगा, हमारी आर्थिक उन्नति नहीं होगा, सैनिक मजबूत नहीं होगा और हम क्या करेंगे, उसको बाहर नहीं कर सकते। 1850 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने, अर्थात 1850 ईस्वी में काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने कृषि, व्यापार तथा नौशक्ति मंत्री बना दिया और यही तो यह चाह रहा था। जैसे यह मंत्री 1850 ईस्वी में काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने कृषि, प्रधानमंत्री, व्यापार तथा नौशक्ति मंत्री बनाया, तो यह शक्ति को बढ़ाने लगा, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था कि जब तक इसका शक्ति मजबूत नहीं करेंगे, अपने देश का शक्ति मजबूत नहीं करेंगे, क्या होगा, हमारा देश उन्नति नहीं होगा, तो हम ऑस्ट्रिया को क्या कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1850 ईस्वी में काउंट काबूर क्या हुआ, कृषि, व्यापार तथा नौशक्ति मंत्री बना। 1852 में इसको विक्टर एमेनुअल ने क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने अपना कारनामा शुरू कर दिया। अर्थात कह सकते हो शक्ति, विदेशी सहायता, जो भी था इसको उद्देश्य था, सब करना प्रारंभ कर दिया। 1834 ईस्वी में होता है क्रीमिया का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉरी 1854 है। 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध होता है। तो उसमें होता क्या है कि आपसे पूछा जाएगा क्रीमिया का युद्ध, तो ऑब्जेक्ट डॉट हटा दिया, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, है ना, तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था, तुर्की था, इंग्लैंड था, दूसरी तरफ रूस था। क्रीमिया की युद्ध किसी बीच हुआ था, तो फ्रांस था, तुर्की था, इंग्लैंड था, मतलब मित्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र कहो, समझो, एक तरफ ये सब थे और दूसरी तरफ रूस था। इस युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हो गया। हल्का सा बताएं, इस क्रीमिया के युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया कौन, काउंट काबूर। काउंट काबूर यह सोचा यदि हम इस युद्ध में भाग ले लेते हैं, जबकि काउंट काबूर को कोई आमंत्रित नहीं किया था युद्ध में शामिल होने के लिए। यह क्या हुआ, फिर भी फ्रांस की तरफ से युद्ध में शामिल हो जाता है और जब यह जीत जाता है तो होता है एक सम्मेलन होता है ना, उस सम्मेलन में इसको भी बुलाया जाता है, जिनेवा समझौता होता है, जहां कह सकते हो, है ना। उसमें 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता है। क्रीमिया के युद्ध में, हाँ ठीक, क्रीमिया के युद्ध में तीनों भाग लेते हैं। तो क्रीमिया के युद्ध में जब फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड एक तरफ और रूस एक तरफ रहता है, जब इसकी पराजय हो जाती है, रूस की पराजय हो जाती है, तो उसमें सबको आमंत्रित किया जाता है और आमंत्रित होता है तो उसमें ये भी पहुंचता है, काउंट काबूर भी। और जब काउंट काबूर पहुंचता है तो वहां इसको भी क्या होता है, बोलने का मौका मिलता है। जब बोलने का मौका मिलता है तो इसको लगता है कि यदि हम यहां पर जीत जाए तो हमको क्या होगा, उन लोग राष्ट्र के लोग मदद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको केवल प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, तो इसने उस युद्ध में इसको बोलने का मौका मिलता है और जब बोलने का मौका मिलता है तो पूरे राष्ट्र को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो अपनी ओर राष्ट्र को आकर्षित करने का क्या, लेकिन इसको कुछ फायदा नहीं हुआ, केवल आश्वासन मिला। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यह फिर भी हार नहीं मानता, इसको इसका मानना था, इसका विश्वास था
कि क्रीमिया के कीचड़ में, अर्थात क्रीमिया के कीचड़ में ही क्या है, छिपा हुआ है, इटली का एकीकरण छिपा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा बस इस पॉइंट। चलिए एक बार फिर से मैं बोलता हूं, सुनिएगा एकदम बार, आप एक बार केवल वीडियो में देखिए ना, हो जाएगा। अब लिखेंगे एग्जाम में क्या, चलिए फिर से लिखेंगे काउंट काबूर के बारे में। लिखेंगे काउंट काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में सैन्य शक्ति, आर्थिक उन्नति के लिए विदेशी सहायता को वह आवश्यक मानता था। ठीक है, यह एक कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। 1850 ईस्वी में काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने कृषि व्यापार तथा नौशक्ति मंत्री बना दिया और 1852 में इन्हें विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बना दिया। 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में यह बढ़ चढ़कर भाग लेता है, लेकिन इससे कोई विशेष इसको फायदा नहीं होता है। फिर भी इसका मानना था कि क्रीमिया के कीचड़ में ही क्या होता है, इटली का निर्माण छिपा हुआ है। क्रीमिया के युद्ध के बाद होता है कि एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जो कि पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसमें इसको बोलने का मौका मिलता है, अपने भाषणों से सबको इटली का एकीकरण सबके सामने प्रस्तुत करता है, इटली की ओर सबके आकर्षित कर लेता है। ठीक है, इस तरह से बस इतना ही लिखना है। 2 नंबर में क्या लिखना है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया क्या कि मेजनी के बारे में बताया, अब ये हो गया क्या, काउंट काबूर के बारे में हो गया। अब आगे आते हैं गैरीबाल्डी के बारे में। तो गैरीबाल्डी के बारे में भी क्या लिखेंगे, ठीक है, बस 3, मेजनी हो गया, काउंट काबूर हो गया और गैरीबाल्डी, ये हो गया 2-2 नंबर का। पूछता था अलग अलग से 2-2 नंबर का। अब फिर आज तो नहीं, फिर नेक्स्ट डे तीनों को मिला देंगे, हो जाएगा 5 नंबर का, जो कि हो जाएगा किसके बारे में, इटली के गैरीबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर का योगदान। ठीक है, तो चलिए गैरीबाल्डी बारे में चलते हैं। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में निस में हुआ था, निस के सेवा में हुआ था। ठीक है, ये भी राष्ट्रवादी के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ ये भी था। ठीक है, इसने अपनी सैनिक के क्षेत्र में वीरता हासिल किया था। ठीक है, मेजनी का मानना था, गैरीबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण तभी संभव होगा, इटली का एकीकरण मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी भाषणों से नहीं होगा। जब भी होगा इटली का एकीकरण खून खराबा, मार धाड़ है न से होगा। ठीक है, इसीलिए इसे अर्थात इटली का तलवार भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था, नाविक था। चलिए, तो मैं ये कहा कि गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में निस के सेवा में हुआ था। उसने यह भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित हुआ था, और यह भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित हुआ तो यह भी यंग इटली जो संस्था था उसमें यह भी शामिल हो गया था। ठीक है, पहले यह मेजनी का समर्थक था, बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आया। ठीक है, 1862 ईस्वी में इन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन काउंट काबूर के प्रभाव में आकर अपना निर्णय क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए एक सेनाओं का एक टुकड़ी तैयार किया था, जिसे लाल कुर्ती का नाम दिया गया। अर्थात गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने। बस हो गए। अब इसको मिला लेते हैं। सर लिखेंगे कैसे, तो लिखिए, सुनिए, लिखिएगा गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में निस के सेवा में हुआ था। वह भी बचपन से राष्ट्रवादी से बहुत प्रेरित था, और राष्ट्रवादी से प्रेरित होकर इन्होंने भी कार्बोनरी संगठन में शामिल हो गया। इसका मानना था कि इटली का एकीकरण पूजा पाठ, मीठी मीठी भाषणों से नहीं होने वाला है। इटली का एकीकरण जब भी होगा मार धाड़ और खून खराबा से होगा। इसीलिए गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी पहले मेजनी का समर्थक था, लेकिन बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर आया और अपना निर्णय क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 1862 में इन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन जो कि काउंट काबूर के प्रभाव में आने से क्या कर दिया, अपना निर्णय चेंज कर दिया। बस यही था। ये था छोटा सा काउंट काबूर के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा ये हो गया इस वीडियो में, गैरीबाल्डी के बारे में। आज हमारा ये हुआ
कि गैरिबाल्डी हो गया, मेजनी हो गया और काउंट काबुल, तीनों का हो गया इस वीडियो में। ठीक है, तो ये दो दो नंबर का अलग अलग मैं बताया हूं, दो दो नंबर का आया है। यदि 5 नंबर का पूछेगा गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबुल का योगदान इटली के एकीकरण में, तो समुचित रूप से एक ये अपने साथ कोशिश कीजिएगा, यदि हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर हम है नेक्स्ट वीडियो में तीनों का एक सम्मिलित रूप से हो सके नेक्स्ट वीडियो में हम दे दें। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगता है तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि इसे हमारे एग्जाम में बढ़िया नंबर आ सकता है इनका, है ना, तो ठीक है। धन्यवाद।